स्टूडेंट, पूर्व की कक्षा में हमने जो है आपके थर्ड पेपर एजुकेशन मैनेजमेंट एंड इंक्लूसिव स्कूल शैक्षिक प्रबंधन एवं समावेशित विद्यालय के अंतर्गत प्रथम यूनिट में फर्स्ट यूनिट में हम जो है प्रबंधन मैनेजमेंट का अर्थ, महत्व, आवश्यकता का अध्ययन हमने किया था और साथ ही शैक्षिक प्रबंधन किसे कहते हैं इसके बारे में जानकारी दी थी। शैक्षिक प्रबंधन किसे कहते हैं? मैनेजमेंट मतलब प्रबंधन, किसी भी कार्य को करने के का व्यवस्थित समायोजन जिसमें सामूहिक रूप से व्यक्तियों और संसाधनों का समन्वय स्थापित करते हुए कार्य को सकुशल संपादित कराया जाता है, इसे जो है मैनेजमेंट कहते हैं। मैनेजमेंट की आवश्यकता हर कार्य के लिए हर क्षेत्र में पड़ती है। शिक्षा में ही नहीं, हमें जीवन में हर क्षेत्र में मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है। यदि हम बिना मैनेजमेंट के, बिना प्रबंधन के कोई भी कार्य संपन्न करने का प्रयास करते हैं तो उसमें हमको सफलता नहीं मिलती है। तो शैक्षिक प्रबंधन से तात्पर्य है शिक्षा के प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए किया गया प्रबंधन, मानवीय और भौतिक संसाधनों के बीच में समायोजन। ठीक है, उसी के अंतर्गत हम जो है आज करेंगे कि प्रबंधन के प्रकार, जो शैक्षिक प्रबंधन के मैनेजमेंट है उसका क्या कितने प्रकार होते हैं। दो प्रकार बताए गए हैं में जो प्रबंधन है उसके, एक है निरंकुशवादी प्रशासन और दूसरा है प्रजातांत्रिक प्रशासन। निरंकुशवादी प्रशासन प्रबंधन से मतलब होता है इसका स्वामित्व एक व्यक्ति अपने अधीन रखता है, अर्थात इसमें समस्त जो शक्तियां होती हैं एक ही आदमी के अधीन होती है और वो अपने ही नियंत्रण में कार्य को संपन्न करवाता है। किसी दूसरे व्यक्ति की महत्वाकांक्षा, इच्छा, मान सम्मान का इसमें किसी प्रकार से जो है कोई महत्व नहीं होता है। निरंकुशवादी, जैसे निरंकुशवादी राजा होते थे, वो राजा लोग अपनी प्रजा की बारे में कुछ भी नहीं सोचते थे और उनके को जितनी यातनाएं देकर उनको बस कार्य कराना था। उनको प्रजा की मानवीयता से उनको कोई लेना देना नहीं होता है। वैसा ही निरंकुशवादी प्रबंधक भी वही कार्य करता है, अब समस्त शक्तियां अपने अधीन रखता है और दूसरे को बिल्कुल तुच्छ समझता है, एक नौकर के समान समझता है और उससे सिर्फ कार्य कराने को पर बल देता है। और प्रजातांत्रिक प्रशासन से तात्पर्य है जो समस्त व्यक्तियों को साथ में लेकर समन्वय की भावना के साथ, सहयोग की भावना के साथ, मानवीय सौहार्द की भावनाओं को लेकर कार्य को संपादित कराने पर बल देता है। ये डंडे के जोर पर कार्य कराने पर जो है का पक्षधर नहीं है और ये डंडे के जोर पर कार्य को कराने पर पक्षधर है, चाहे इससे किसी दूसरे के मन को कितना आघात लगे, कितनी ठेस लगे, कितना नुकसान होए, इससे कोई लेना देना नहीं होता है। और इसमें प्रजा के हित को देखकर मनुष्य मानवीय संसाधनों का हित को ध्यान में रखकर कार्य संपन्न कराया जाता है, प्रबंधन किया जाता है। ठीक है, अब है क्षेत्र, शैक्षिक प्रबंधन के क्षेत्र। किन किन क्षेत्र में जो एजुकेशन का मैनेजमेंट किया जा रहा है वो उसमें एक संस्था प्रधान को किन किस क्षेत्र का ध्यान रखना होगा, किन किन फील्ड में कार्य करना होगा। उसमें पहला है नवीन शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षा का स्वरूप, क्योंकि शिक्षा की नीति में आए दिन परिवर्तन होते रहते हैं। उसमें नई नई नीतियाँ, नई नई शिक्षण प्रणाली, नई नई प्रणालियों को जोड़ा जाता है। उस परिवर्तित शिक्षा प्रणाली के अनुसार समय समय में जो है शिक्षा की व्यवस्था में परिवर्तन करना, क्योंकि जब नवीन शिक्षा नीति लागू हो गई और हम पुरानी नीति के अनुसार ही शिक्षण कार्य कराएंगे तो हम जिस उद्देश्य को लेके चलें, जिसमें बालक का सर्वांगीण विकास, शैक्षणिक विकास, मानसिक, सामाजिक और धार्मिक जो करना चाहते हैं वो हम नहीं कर पाएंगे। तो इस नवीन शिक्षा नीति के अनुसार जो भी परिवर्तित पाठ्यक्रम हमारे सामने आता है उस परिवर्तित पाठ्यक्रम के अनुसार प्रबंधन कराना। यदि ऐसा नहीं होता है तो हमारा प्रबंधन सही नहीं है। नेक्स्ट है
शिक्षा से संबंधित समस्याओं का निराकरण। जब हम किसी कार्य को करते हैं, एक सैद्धांतिक रूप में किसी का बोलना और उसी कार्य को हम प्रैक्टिकल में जब करते हैं तो हमारे सामने बहुत सी समस्याएं आती हैं। क्यों? जब प्रैक्टिकल में हम फील्ड में उस कार्य को क्रियात्मक रूप दे रहे हैं तो हमारे को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो उसमें शिक्षा में जब हम नवीन शिक्षा नीति को लागू कर रहे हैं तो उस नवीन शिक्षा नीति के कारण से कौन कौन सी समस्याओं का सामने आ रही हैं, उसको किस प्रकार से दूर किया जाए, ये एक प्रबंधक की कुशल प्रबंधक का गुण कहलाता है। अगला है शिक्षा प्रक्रिया का प्रबंधन। जब हमने मैनेजमेंट किया है और कार्य संपन्न हो रहा है, प्रक्रिया प्रोसेस में चल रहा है, तो उसका प्रबंधन कैसे किया जाए। हर व्यक्ति को उसकी रुचि क्षमता के अनुसार कार्य का विभाजन किया जाना चाहिए। यदि हम रुचि और आवश्यकता और के अनुसार कार्य का विभाजन नहीं करते हैं तो उसका आउटपुट भी सही नहीं आता, क्योंकि यदि किसी व्यक्ति की क्षमता ही नहीं है उस कार्य को करने की और उसको हमने वो कार्य दे दिया है तो निश्चित है कि वो कार्य सही नहीं होगा। तो जो भी प्रोसेस में जो भी कार्य कराया जा रहा है वो हमको व्यक्ति की जिससे हम मैनेजमेंट कर रहे हैं, जिससे हम कार्य सुचारू रूप से चलाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें जो व्यक्ति की क्षमता, रुचि, योग्यता आदि को ध्यान में रखकर कार्य दिया जाना चाहिए। अगला है चौथा है मानवीय तथा भौतिक संसाधन और चौथा है मानवीय व भौतिक संसाधनों में समन्वय। जो भी हमारे ह्यूमन्स और स्ट्रक्चर, जो फर्नीचर, बिल्डिंग इत्यादि उपकरण, इन दोनों में सामंजस्य होना अनिवार्य, अन्यथा कार्य की सफलता जो है संदिग्ध हो जाती है। हमारे पास भौतिक संसाधन है और मानवीय संसाधन नहीं है तब भी हमारा कार्य में व्यवधान आएगा। तो दोनों का सामंजस्य होकर दोनों में की मात्रा जो है एक प्रचुर मात्रा में तालमेल में होनी चाहिए। बहुत अधिक और बहुत कम होने पर कार्य जो है प्रभावित होता है। और नेक्स्ट है शिक्षा संस्थाओं के कार्यरत कर्मचारियों एवं उपलब्ध साधनों में समन्वय स्थापित। जो भी कर्मचारी हैं उनमें जो है सामंजस्य स्थापित करते हुए कार्य करवाना। अब आता है शैक्षिक प्रबंधन के कार्य कि जो शैक्षिक प्रबंधन करते हैं तो कौन कौन से कार्य करने होते हैं। सबसे किस प्रकार से शैक्षिक प्रबंधन किया जाता है। सबसे पहला है जो नियोजन जो है प्लानिंग, जिसको हम कहते हैं प्लानिंग। जब हम किसी कार्य को करने का सोचते हैं तो उसके लिए हम प्लानिंग करते हैं कि कार्य अपने मस्तिष्क में एक प्लान बनाते हैं कि उस कार्य को हम कैसे संपन्न करेंगे, उसकी एक रूपरेखा बनाते हैं। ठीक है, जब रूपरेखा हमारे मस्तिष्क में तय हो जाती है तो उसी को हम सभी के सामने लिखित रूप में प्रस्तुत करते हैं कि जो कार्य हमने करने का बीड़ा उठाया है उस कार्य को हम किस तरीके से संपन्न करेंगे, किस योजनाओं को लेकर कार्य को पूरा किया जाएगा, वो कहलाता है नियोजन, प्लानिंग। जब प्लानिंग हो जाती है तो उसका संगठन करना पड़ता है कि जो कार्य हम कर रहे हैं उसके हमको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, किन किन संगठनों का का उसमें योगदान लेना पड़ेगा, किन किन व्यक्तियों का योगदान, संगठन से मतलब व्यक्तियों लेना पड़ेगा जिससे वो कार्य संपन्न। क्योंकि एक क्षेत्र में कार्य करने के लिए हमको विभिन्न क्षेत्र के विशेषज्ञों से सहयोग लेना पड़ता है। यदि हम उसकी विभिन्न विशेषज्ञों से सहयोग नहीं लेंगे, उनकी राय नहीं लेंगे, उनके ओपिनियन नहीं लेंगे तो हम कार्य को संपन्न नहीं कर सकते। ठीक है, फिर जब कार्य का संगठन भी हो जाएगा और तो उसके बाद जब कार्य चालू हो जाएगा तो जो कार्य किया जा रहा है उसका जो है समय समय पर हमको निरीक्षण करके सही दिशा निर्देश देना मतलब अपने दिशा निर्देश में कार्य कराना कि जो हमने प्लानिंग की थी उस प्लानिंग के अनुसार कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा तो उसको समय समय पर हमको
अवलोकन करके उसका मूल्यांकन करके उसमें कैसे उस कार्य को करना है उसका निर्देशन देना। ठीक है। उसके बाद है समन्वय। जो कार्य में कर रहे हैं भौतिक और मानवीय संसाधन मिलके उस कार्य को जो हमने करने का बीड़ा उठाया है उसमें सभी का समन्वय स्थापित करते हुए कार्य संपन्न कराना। फिर नियंत्रण। नियंत्रण जो भौतिक मानवीय संसाधन जो कार्य कर रहे हैं वो जब कार्य करते हैं तो हम उसका कार्यों का अवलोकन करते हैं। तो कहीं पर जब हमको नियंत्रण करने की भी आवश्यकता होती है, ये क्योंकि हर समय हम ये नहीं सोच सकते कि हर व्यक्ति सही काम कर रहा है। बहुत से व्यक्ति अपने निजी स्वार्थ के कारण जो है कार्य को अंजाम देने में व्यवधान देते हैं, तो उस पर हमको नियंत्रण लगाकर उसको सही दिशा निर्देश देकर कार्य कराना चाहिए। और उसके बाद है मूल्यांकन। जो कार्य किया जा रहा है उसका मूल्यांकन करना, क्या वो कार्य सही रूप से संपन्न हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका मूल्यांकन करना। ठीक है। क्यों? हमने जो लक्ष्य निर्धारित किया था उस लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए उद्देश्य बनाए और ये उद्देश्य उस लक्ष्य तक पहुंचने में सहायक है या नहीं है, क्योंकि हमारे जब तक वो लक्ष्य के में पहुंचने में सहायक नहीं होंगे तब तक हम मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे। अगला है निर्णय लेना। कभी कभी कार्य यदि गलत हो जाता है, जब हमने मूल्यांकन किया और कार्य में कुछ त्रुटि नजर आती है तो तुरंत हमको निर्णय लेकर उसमें सही रूप से उसको संपन्न करवाना, उसमें जो त्रुटि रह गई है उसको दूर करके उसको कार्य को संपन्न करना। उसके बाद लास्ट है वित्त की व्यवस्था। जो पैसा जितना हमारे पास हमने कार्य शुरू करने के लिए जो बजट हमारे हाथ में लिया था उस बजट में से कितना पैसा लगा है, कितनी वित्त की व्यवस्था हुई है, इन सब का इसमें ध्यान रखा जाता है। अब आपका ग्रह करेगा शैक्षिक प्रबंधन के क्षेत्र व कार्य को स्पष्ट कीजिए।